यहाँ हम बैक प्रोपेगेशन को समझेंगे, जो न्यूरल नेटवर्क के सीखने की अहम एल्गोरिदम है। सबसे पहले एक बार दोहराते हैं कि हम कहाँ हैं, और फिर मैं एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा बताऊंगा बिना किसी फॉर्मूला का जिक्र किए। और उनके लिए जो मैथ में जाना चाहते हैं, अगला वीडियो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर के कैलकुलस को समझाता है। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस देखी हैं या फिर आपको पहले से इसके बारे में पता है, तो आप जानते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कैसे ये आगे की जानकारी फीड करता है। हम यहाँ हाथ से लिखे अंकों को पहचानने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल कर रहे हैं, जिनकी पिक्सल वैल्यू नेटवर्क की पहली लेयर 784 न्यूरॉन्स के साथ फीड होती है। और मैं एक नेटवर्क दिखाता आ रहा हूँ जिसमें 2 हिडन लेयर्स हैं 16 न्यूरॉन्स के साथ, और एक आउटपुट लेयर 10 न्यूरॉन्स की, जो बताती है कि नेटवर्क कौन सा अंक अपने जवाब की तरह चुन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ग्रेडियंट डेसेंट समझते होंगे, जो मैंने आखिरी वीडियो में बताया था। और ये कि लर्निंग से हमारा मतलब है कि हमें ऐसे वेट्स और बायसेस ढूंढने हैं जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर, एक अकेले ट्रेनिंग एग्जाम्पल की कॉस्ट निकालने के लिए आप नेटवर्क का आउटपुट लेते हैं और जो आउटपुट आप चाहते थे और हर कंपोनेंट के अंतर के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। ये प्रोसेस अपने हजारों ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के लिए करने और उनका एवरेज निकालने से आपको नेटवर्क की टोटल कॉस्ट मिलती है। और अगर ये काफी नहीं है समझने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो जो आप ढूंढ रहे हैं वो है कॉस्ट फंक्शन का नेगेटिव ग्रेडियंट, जो बताता है कि आपको वेट्स और बायसेस इन सारे कनेक्शंस को कैसे बदलना है ताकि आप कॉस्ट फंक्शन को एकदम सही से कम कर सकें। बैक प्रोपेगेशन, जो इस वीडियो का टॉपिक है, एक एल्गोरिदम है जो इस पेचीदा ग्रेडियंट को निकालता है। और पिछली वीडियो का एक कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग में अभी रखना चाहिए, वो है कि क्योंकि ग्रेडियंट वेक्टर को 13,000 डायमेंशंस की तरह सोचना आसान भाषा में बोले तो हमारी सोचने की क्षमता से बाहर है, इसलिए इसे समझाने का एक और तरीका है। हर कंपोनेंट की मात्रा ये बताती है कि कॉस्ट फंक्शन हर वेट और बायस के लिए कितना सेंसिटिव है। मान लीजिए आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं जो मैं अभी समझाने वाला हूं, और आप नेगेटिव ग्रेडियंट निकालते हैं, और जो कंपोनेंट किनारे के इस वेट से जुड़ा है वो 3.2 आता है, जबकि इस किनारे से जुड़ा कंपोनेंट 0.1 आता है। मतलब आप इसे ऐसे समझेंगे कि कॉस्ट फंक्शन पहले वेट के बदलाव से 32 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। तो अगर आप उस वैल्यू में जरा सा परिवर्तन करेंगे तो कॉस्ट में थोड़ा बदलाव आएगा, और वो बदलाव 32 गुना ज्यादा होगा दूसरे वेट से अगर वही परिवर्तन इसमें भी किया जाए। जब मैं बैक प्रोपेगेशन के बारे में पहली बार सीख रहा था तो शायद सबसे उलझाने वाला पहलू था इसके लिखने का तरीका और इंडेक्स चेजिंग। लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम का हर पार्ट क्या कर रहा है, तो हर एक प्रभाव के बारे में खुद से पता लगने लगता है। बस ये है कि कई छोटी एडजस्टमेंट्स एक दूसरे पर लेयर हो जाती हैं। इसलिए मैं यहाँ शुरुआत करूंगा बिना इसे लिखने की चिंता किए, और सीधा समझाऊंगा कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल वेट्स और बायसेस पर कैसे असर डालते हैं। क्योंकि कॉस्ट फंक्शन हर एक एग्जाम्पल की कॉस्ट को एवरेज करता है उन सभी 10,000 से ज्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल के ऊपर। जिस तरह हम वेट्स और बायसेस को एक अकेले ग्रेडियंट डेसेंट स्टेप के लिए बदलते हैं, वो भी हर एक एग्जाम्पल पर निर्भर करता है। या फिर नियम के तौर पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिशनल क्षमता के लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे जिससे आपको हर स्टेप के लिए हर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए हम सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे ये 2 का इमेज। ये एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल वेट और बायसेस को एडजस्ट करने के लिए क्या असर डालता है। मान लीजिए हम एक ऐसे पॉइंट पर है जहां नेटवर्क अभी अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है, तो आउटपुट के एक्टिवेशन काफी रैंडम लगेंगे, जैसे कि 0.5, 0.8, 0.2 और ऐसे ही। हम वो एक्टिवेशन सीधा बदल नहीं सकते, हमारा असर सिर्फ वेट और बायसेस पर है। लेकिन ये देखना बेहतर रहेगा कि आउटपुट लेयर में कौन से एडजस्टमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इस इमेज को 2 क्लासिफाई करे। तो हम चाहते हैं कि तीसरी वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ाई जाए, जबकि बाकी सब नीचे की ओर। साथ ही इन कदमों के साइजेस लक्ष्य से अभी की वैल्यू की दूरी के अनुरूप होने चाहिए। जैसे कि नंबर 2 न्यूरॉन की एक्टिवेशन को बढ़ाना एक तरह से जरूरी है नंबर 8 न्यूरॉन की एक्टिवेशन को घटाने से, जो पहले ही अपनी टारगेट की वैल्यू से करीब है। तो अब और जूम इन करते हुए सिर्फ एक न्यूरॉन पर फोकस करते हैं जिसका एक्टिवेशन हम बदलना चाहते हैं। याद रखिए कि एक्टिवेशन की पिछली लेयर के सभी एक्टिवेशन का एक स्पष्ट वेटेड सम होता है जिसमें बायस जोड़ा जाता है, और फिर ये सब कुछ किसी दबाव वाले सिग्मोइड फंक्शन या रेल्यू में डाला जाता है।
तो 3 अलग तरीके हैं जो मिलकर एक साथ उस एक्टिवेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। आप बायस बढ़ा सकते हैं, आप वेट बढ़ा सकते हैं और आप पिछली लेयर के एक्टिवेशन बदल सकते हैं। अगर सिर्फ वेट को एडजस्ट करने पर फोकस करें तो देखिएगा कि वेट का असर अलग अलग होता है। पिछले लेयर के सबसे रोशन न्यूरॉन्स के कनेक्शन का सबसे ज्यादा असर होता है क्योंकि वो वेट्स ज्यादा एक्टिवेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर आपको उनमें से कोई वेट बढ़ाना है तो उसके आखिरी कॉस्ट फंक्शन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कम रोशन न्यूरॉन्स के कनेक्शन का वेट बढ़ाने के मुताबिक कम से कम इस ट्रेनिंग एग्जाम्पल में। याद रखिए, जब हम ग्रेडिएंट डेसेंट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कंपोनेंट को ऊपर या नीचे खिसकाया जाए, बल्कि ये जरूरी है कि कौन आपको ज्यादा फायदा देगा। ये वैसे कुछ न्यूरोसाइंस की एक थ्योरी की याद दिलाता है जो बताती है कि कैसे जैविक नेटवर्क सीखते हैं, हेबियन थ्योरी, जिनके बारे में कहा जाता है न्यूरॉन्स जो एक साथ जलते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। यहाँ वेट में सबसे बड़ी वृद्धि और कनेक्शन में सबसे बड़ी मजबूती उन न्यूरॉन्स के बीच होती है जो सबसे एक्टिव हैं और जिन्हें हम और ज्यादा एक्टिव करना चाहते हैं। एक तरह से जो न्यूरॉन्स ट्यूब देखते हुए रोशन होते हैं उन न्यूरॉन्स के साथ और ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं जो ट्यूब के बारे में सोचते वक्त रोशन होते हैं। सच बताऊं तो ऐसे या वैसे मैं कोई पक्की बात नहीं कहना चाहता कि अगर न्यूरॉन्स के आर्टिफिशियल नेटवर्क जैविक दिमाग के जैसे बर्ताव करते हैं और ये साथ जलने साथ जुड़ने वाली कहावत कुछ शर्तों के साथ आती है, पर इसे एक हल्की समानता की तरह देखना मुझे काफी दिलचस्प लगता है। खैर, वैसे तीसरा तरीका जिसे हम इस न्यूरॉन का एक्टिवेशन बदल सकते हैं वो है पिछले लेयर के एक्टिवेशन में बदलाव करना। खासकर अगर वो सब ज्यादा चमके जो डिजिट 2 न्यूरॉन से पॉजिटिव वेट के साथ जुड़ा है और नेगेटिव वेट से जुड़ा सब कुछ ज्यादा धीमे हो जाएगा, तो वो डिजिट 2 न्यूरॉन से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और वेट के बदलाव की तरह ही आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप उन अनचेंजेस को ढूंढें जो अनुरूप वेट्स के साइज के बराबर हो। अब जाहिर है कि हम सीधा इन एक्टिवेशन पर असर नहीं डाल सकते, हमारा सिर्फ वेट्स और बायसेस पर नियंत्रण है। लेकिन पिछली लेयर की तरह ही यहाँ भी चाहने वाले बदलाव का पता रखना मददगार होता है। पर ध्यान रखें, अगर एक स्टेप पीछे देखें तो ये सिर्फ वो है जो डिजिट 2 आउटपुट न्यूरॉन को चाहिए। याद रखिए, हम चाहते हैं कि आखिरी लेयर के बाकी सब न्यूरॉन्स कम एक्टिव हो और उन सभी आउटपुट न्यूरॉन्स का अपना एक अलग विचार है कि आखिरी से दूसरी लेयर में क्या होना चाहिए। तो डिजिट 2 न्यूरॉन का ये डिजायर बाकी आउटपुट न्यूरॉन के डिजायर के साथ जुड़ जाते हैं जो तय करते हैं कि आखिरी से दूसरी लेयर के साथ क्या होना चाहिए। फिर से अनुरूप वेट और कितना इन न्यूरॉन को बदलना है, दोनों के बराबर। यहीं से फिर प्रोपगेटिंग बैकवर्ड का आइडिया शुरू होता है। इन सब चाहे गए प्रभाव को एक साथ जोड़ने से आपको उन नजेस की एक लिस्ट मिलती है जो आप आखिरी से दूसरी लेयर में लगाना चाहते हैं। और एक बार आपको वो मिलते हैं तो आप वापस से इस प्रोसेस को वेट्स और बायसेस पर लगाते हैं जो इनकी वैल्यूज को निकालें, इस समझाए गए प्रोसेस को दोहराते और नेटवर्क के जरिए पीछे जाते हुए। और थोड़ा जूम आउट करते हुए याद रखिए कि ये सिर्फ ये बताता है कि कैसे एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल हर एक वेट और बायसेस को नष्ट करना चाहता है। अगर हम सिर्फ उस 2 डिजिट के कहने पर चलें तो नेटवर्क सारी इमेजेस को 2 की तरह क्लासिफाई करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएगा। तो आप इस बैक प्रॉप रूटीन को हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल पर लगाएंगे, देखते हुए कि हर वेट और बायसेस को कैसे बदलना चाहता है और उन सब डिजायर्ड चेंजेस का एवरेज निकालेंगे। वेट्स और बायसेस के एवरेज किए गए नजेस का ये संग्रह है। कच्ची जबान में कहें तो कॉस्ट फंक्शन का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है जो पिछले वीडियो में बताया गया था। ये कम से कम थोड़े उसके समान। मैंने कच्ची जबान में इसलिए कहा क्योंकि मैंने अभी तक उन नजेस की मात्रात्मक सटीकता नहीं देखी, पर अगर आपने मेरे बताए गए बदलाव को समझा है, क्यों कुछ समानता में बड़े होते हैं और कैसे उन सबको जोड़ा जाता है, तो आप समझ गए हैं कि बैक प्रोपगेशन असल में करता क्या है। वैसे प्रैक्टिस में हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के असर और हर एक ग्रेडिएंट डेसेंट स्टेप को जोड़ने में कंप्यूटर को काफी वक्त लगता है। तो ज्यादातर दरअसल ऐसा होता है, आप अपने ट्रेनिंग डेटा को बेहतरीन मिला देते हैं और फिर पूरे बंचेस को छोटे छोटे बैचेस में बांट दिया जाता है, जैसे कि हर बैच में 100 ट्रेनिंग डेटा एग्जाम्पल हैं। फिर आप एक स्टेप की गणना करते हैं उन छोटे बैचेस के हिसाब से। ये कॉस्ट फंक्शन का असली ग्रेडिएंट नहीं होता जो सारे ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर करता है।
इस छोटे हिस्से पर नहीं, तो ये डाउनहिल में सबसे अच्छा स्टेप नहीं होता। लेकिन हर छोटा बैच आपको काफी अच्छा अंदाजा देता है और सबसे जरूरी ये है कि गणना करने की रफ्तार बढ़ा देता है। अगर आप अपने नेटवर्क का रास्ता निकालें किसी सही कॉस्ट सरफेस को लेकर, तो ये एक पिए हुए आदमी की तरह है जो बिना किसी योजना के हिल के नीचे लड़खड़ाता है, पर तेज कदम के साथ, ना कि एक समझदार आदमी की तरह जो डाउन हिल की सही दिशा निकालकर धीरे और सही कदम लेता है। इस टेक्निक को स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट कहा जाता है। यहाँ काफी कुछ हो रहा है, तो चलिए जल्दी से सब दोहराते हैं। बैक प्रोपेगेशन एक एल्गोरिदम है जो ये समझता है कि एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल वेट और बायसेस को कैसे बदलना चाहता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि उन्हें बढ़ाना या घटाना चाहिए, बल्कि बदलाव के कौन से उचित प्रोपोर्शन कॉस्ट को सबसे तेजी से कम करेंगे। एक सच्चा ग्रेडिएंट डिसेंट स्टेप आपके हजारों ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ये करता है और डिजायर्ड चेंजेस का एवरेज निकालता है, लेकिन ये गणना करने में स्लो होता है। इसलिए आप इस डेटा को बांट देते हैं छोटे बैचेस में और हर स्टेप के एक छोटे बैचेस के हिसाब से निकालते हैं। छोटे बैचेस के साथ ये एडजस्टमेंट दोहराने पर आप कॉस्ट फंक्शन के लोकल मिनिमम को ढूंढने की ओर चलेंगे, यानी कि आपके नेटवर्क ने ट्रेनिंग एग्जाम्पल पर काफी अच्छा काम किया है। तो इन सब के बाद आप देखोगे कि बैक प्रोपेगेशन को लागू करने वाली हर लाइन असल में उससे मिलती है जो आपने अभी देखा, कम से कम इनफॉर्मल रूप में। लेकिन कभी कभी ये समझना कि मैथ क्या करती है काफी नहीं होता और उसको बस देखना ही दिमाग में काफी गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए जो लोग इसे गहराई से समझना चाहते हैं, अगला वीडियो इन्हीं आइडियाज को बताएगा जिनके बारे में हमने बस बात की, लेकिन उसके पीछे की गणना के साथ, जिससे आप दूसरे संसाधन में ये टॉपिक देखते हुए इसे और समझ पाए। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि उस एल्गोरिदम को काम करने के लिए और हर मशीन लर्निंग के लिए सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स ही नहीं, आपको काफी ट्रेनिंग डेटा चाहिए। हमारे केस में हाथ से लिखे अंकों का एग्जाम्पल इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि एमनेस डेटाबेस मौजूद है जिसमें इंसानों के लेबल किए कई एग्जाम्पल्स हैं। तो मशीन लर्निंग के साथ काम करने वाले जो एक आम दिक्कत से वाकिफ होंगे, वो है बस जरूरत अनुसार लेबल ट्रेनिंग डेटा का मिलना, चाहे वो इंसानों से हजारों इमेज को लेबल करवाना हो या फिर किसी और डेटा टाइप को जिससे आप जूझ रहे हो।